अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। आज का सफ़र हम आपको कल बता चुके थे कि दावतें हर घर में होती हैं, तक़रीबात हर घर में होती हैं और कुछ ऐसी भी दावतें होती हैं, ओकेज़न होते हैं जनाब कि जो वाकई बड़े कीमती होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी बेटी का रिश्ता हो तो वो दावत बड़ी कीमती कहलाती है और फिर हम ये चाहते हैं कि उस दावत में या उस ओकेज़न पे बहुत कुछ करें। ऐसा नहीं हो सकता कि घर की चीज़ों से निकाल के हम एक लग्जरी दावत कर दें। उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें परचेज़ करना होता है। तो उसी लिस्ट में आपने एक चीज़ का इजाफ़ा करना है और वो है यहाँ मेरे हाथ में लस्सा खोया। खोए दो किस्म के होते हैं, एक दानेदार होता है जो अमूमन आपने गाजर के हलवे और मिठाई या लौकी के हलवे पे आपने देखा होगा या ज़र्दे में भी शामिल करते हैं। वाइट कलर का होता है दानेदार और बड़ा अच्छा सा लगता है अगर वो ज़र्दे में शामिल हो या गाजर के हलवे में शामिल हो। गाजर का हलवा बग़ैर दानेदार खोए के दुनिया का कोई शेफ़ नहीं बना सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं खोए के बग़ैर गाजर का हलवा बना दूंगा तो आप समझ जाएं कि उनके पास जो तालीम है वो KG 1 KG 2 की है। ठीक है, उसी में एक खोया बनता है लस्सा। अच्छा, लस्सा खोया मदर ऑफ स्वीट भी कहते हैं इसको, यानी कि बेतहाशा ऐसी मिठाइयाँ हैं जो लस्से खोए से बनाई जाती हैं। लस्सा खोया बेसिकली दानेदार की सेकंड फॉर्म है। जिस तरीके से हम ऑयल और घी की बात करते हैं तो बेसिकली जो असल फेट आता है, फेट जो टेक्सचर होता है चिकनाई का, वहाँ से सबसे पहले घी हासिल किया जाता है और घी के साथ ही ऑयल हम प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर माजरीन आ जाता है या यूनिपफ आ जाता है या और बहुत सारी फैट जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, बिस्किट, पेस्ट्री और चिप्स बनाने में, वो फैट बनना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली सीड से जो फैट हासिल करते हैं वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो दूध से खोया दानेदार और फिर लस्सा खोया और फिर फ्लेवर्ड खोया और फिर कलर खोया, ये सारी चीज़ें बनती चली जाती हैं। अब आप इसके अंदर दुनिया का कोई सा भी कलर डाल दें तो ये खोया उस कलर में बन जाएगा और फिर आप उसको कलरफुल मिठाई, बर्फ़ी, कलाकंद या जो आपका जी चाहता है वो आप इसको बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपने एक परचेज़ करनी है ख़ास तौर पे। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे इसका शीरा हम रख दें सबसे पहले, क्योंकि शीरे को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1 kg के बराबर चीनी और उसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप से पौना कप तक पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप 1 कप शामिल कर दें बगैर किसी डर के और चूल्हे को आपने स्लो आंच पे छोड़ देना है। अच्छा, चीनी को बहुत ज़्यादा देर बहुत तेज़ हीट पे नहीं पकाना। अगर चीनी की हीट चूल्हे की ज़्यादा आपने कर दी तो उसका नुकसान ये होगा कि चीनी जो है वो बड़ी तेज़ी से अपना कलर चेंज करती है और तमाम जो टेक्सचर है आपका जो बनेगा शीरे का वो डार्क ब्राउन कलर में चला जाएगा, क्योंकि बेसिकली कैरमल है, शुगर है। ठीक है, तो इसको स्लो आंच पे हमने शीरा बनाना है और शीरा बनेगा 1 और 2 तार का। अच्छा, 1 और 2 तार क्या होता है कि जब हम शीरे को पकड़ के इस तरीके से फील करते हैं तो वो जो स्टिकिंग या स्टक हो रहा है हाथ में, जिसको हम उर्दू में कहेंगे चिपकने का अमल, वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हो, बस हल्का सा हो। ऐसे दबा के हम करें तो 1 तार यहाँ बन जाए, तो उसको 1 तार, 2 तार, 3 तार और 4 तार का, ये एक मिठाइयों की लैंग्वेज है कि जो हमने सीखनी है। इसके बगैर हम ये काम हमारे लिए यूज़लेस है। यहाँ पे जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लस्सा खोया हम शामिल कर देंगे 1 पाव और इसको हमने एक मिक्सिंग बाउल में और यहाँ ले लेते हैं 1 अदद अंडा। अंडा 1 अदद लेंगे, लेकिन जनाब पूरा शामिल नहीं होगा बल्कि आधा शामिल होगा। लेकिन
अंडे को हमने फेंकना बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं नाम बता दूं अपने पहले सफ़र का। जी हाँ, आप लोगों की फरमाइश और जो ट्रेडिशन मैंने कहा था, हमारे पाकिस्तानी मिठाइयों में सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनली जो मिठाई कहलाती है वो गुलाब जामुन है। हाफ अंडा हम शामिल करेंगे इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि नापने का अमल बहुत कीमती होना चाहिए। अच्छा, क्वार्टर टी स्पून, 1/4 क्वार्टर टी स्पून बेकिंग पाउडर। एक बेकिंग हमारा एक सोडा होता है जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं, और एक बेकिंग सोडा, एक बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो हमने यहाँ बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करनी है। मीठे सोडे का काम नहीं है। ठीक है, क्वार्टर टी स्पून के बराबर। अगर ये गलती से ज़्यादा हो गया, आपने नापा नहीं, तो फिर इसको गुलाब जामुन को तरतीब देना या बनाना बड़ा मुश्किल काम है। फिर इसको आप नहीं संभाल सकते। ठीक है, यहाँ ये शामिल करेंगे और उसके साथ ही हम शामिल करेंगे जनाब मैदा। सबसे पहले 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा और शामिल होगा, लेकिन आधा जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है। तो वो फिर मैं जब शामिल करूँगा दोबारा तो उस वक्त मैं बता दूंगा। अभी आपने 1 टेबल स्पून लिखना है, और वही अमल हमने सूजी में करना है। दानेदार जो सूजी हमारी होती है उसको भूनना नहीं है, नाप के 1-1 टेबल स्पून शामिल कर देना है। और वही फार्मूला यहाँ केवड़े वाटर का लिया जाएगा, 1 टेबल स्पून के बराबर खुशबू के लिए। यहाँ पे घी है मेरे पास आधी चाय की चमची स्टार्ट में। ठीक है, ये बहुत कीमती पॉइंट है। अगर आपने इसको नहीं समझा और अंदाजे से काम शुरू किया तो फिर रिजल्ट आप नहीं बना सकते। अच्छा जनाब, आज हमारे पास गेस्ट हैं, और गेस्ट भी यंग जनरेशन जिसको कहेंगे हम यूथ, उभरता हुआ एक सितारा, उभरता हुआ एक नाम, जिसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी अपने आप को मनवाया। और इंशाल्लाह ताला जो नज़र आ रहा है हमें इन फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला हमारी विशेज़ हैं और सबकी दुआएं इनके साथ हैं कि ये कोई बहुत बड़ा नाम बनाएंगे अपना। और उसमें यकीनन अगर कोई भी टैलेंट किसी भी फील्ड का पाकिस्तान से कोशिश करके आगे बढ़ता है तो उसमें उस शख्स का तो नाम होता है, लेकिन उससे ज़्यादा नाम पाकिस्तान का होता है। और यही हमारा टारगेट है कि हमने पाकिस्तान की इमेज को बिल्ड करना है। तो यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से वापसी पे आपको मिलवाएंगे अपने यंग, टैलेंटेड और बहुत ही कीमती मेहमान को। वक्त एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे वादा किया था कि एक नए टैलेंट, एक यंग टैलेंट, एक वेरी मज़ेदार सी आवाज़ से हम आपको मिलवाएंगे। और बहुत सारे इन्होंने चीज़ें की हैं। बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, और जहाँ तक हमने इनकी डिटेल ली, वो इन्होंने आलमगीर का गाना सबसे पहले गुनगुनाया और वो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। वो एज थी इनकी आई थिंक 13 और 14 इयर्स की, जो स्कूल की यंग बच्चियाँ होती हैं। उस उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी आवाज़ में कुछ रखा था छुपा के। फिर लोगों के कहने पे इन्होंने थोड़ी सी मेहनत करी और बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कोक सीज़न 9 और 11 में इनका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ। वो गाना भी इनसे सुनेंगे। इनके साथ हमारे एक और साथी हैं, इन्हीं का ग्रुप का हिस्सा है, ज़िशान गिटार के ऊपर हैं, बहुत ही टैलेंटेड और यंग। और ये बड़ी अच्छी बात है कि यंग जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को पकड़ के आगे बढ़ती है और वहाँ से पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं।
तो जनाब मैं मिलवा रहा हूँ आप सबको हमारी यंग सी बहुत छोटी सी उम्र की निम्रा रफ़ीक को और गिटारिस्ट है ज़िशान। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आलमगीर का जो गाना आपने गुनगुनाया था 13 और 14 साल की उम्र में, वो क्या सोच के गुनगुनाया था? वो एक बेसिकली ट्रिब्यूट शो था जिसमें एक किसी ने मेरी आवाज़ सुनी थी और उन्होंने मुझे बुला लिया था, मुझे और मेरी 2 सिस्टर्स को, हम 3 बहनों ने मिलके गाया था वो। और वो पहला कोई शो था, टीवी शो, जो मैंने एज अ सोलो परफॉर्मर किया था। ठीक है। तो वो कह देना सॉन्ग मैंने किया था उनका कवर, और उस टाइम पे उनका वो गाना बड़ा हिट था, देखा ना था कभी हमने ये ज़मा। कह देना इतना ज़्यादा मैंने नहीं सुना हुआ था, देखा ना था ज़्यादा सुना था। मैंने ऑडिशन भी उसी के लिए दिया था कि मुझे यही गाना गाना है, लेकिन वो क्योंकि आलमगीर साहब ने खुद गाना था। अच्छा, तो ऐसी क्या वजह थी कि आलमगीर साहब ही को आपने फोकस किया? आर्ट सिंगर तो बहुत हैं, नूरजहां हमारी मैडम रह चुकी हैं, लता हैं इंडिया में, और लता मंगेशकर हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, स्टार्ट मैंने लता जी के गानों से और श्रेया घोषाल के गानों से ही किया था। ठीक है। लेकिन ये स्पेसिफिकली आलमगीर साहब का ट्रिब्यूट था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको यही गाना है। तो वो मेरे जॉनर से हटके बिल्कुल दूर था, क्योंकि मैं सेमी क्लासिकल साइड पे ज़्यादा हूँ। ठीक है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट था मेरे जॉनर से, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लोगों को पता चला कि मैं वर्सेटैलिटी में भी गाती हूँ, सिर्फ सेमी क्लासिकल नहीं रहती, मैं रॉक भी गा लेती हूँ, मैं सूफी भी गा लेती हूँ। तो वो एक न्यू एक्सपीरियंस। अच्छा, सिंगिंग के अलावा आप क्या करती हैं? सिंगिंग के अलावा मैं डबिंग आर्टिस्ट हूँ। लोग अभी जो टर्किश ड्रामे उर्दू में डब होके आते हैं, कार्टून्स डब होके आते हैं, वो सब मैं कर रही होती हूँ। टर्किश ड्रामे जो आते हैं? जी बिल्कुल, टर्किश ड्रामे। कौन कौन से ड्रामों में आपकी आवाज़ हमने सुनी? अभी तो फिलहाल तो एक काफ़ी हिट हुआ था, प्यार लफ्ज़ों में कहाँ, वो उसमें मेरा कैरेक्टर था एपिक। आई होप कि आपके व्यूवर्स देखते होंगे वो बहुत शौक से, क्योंकि मैं खुद भी उसमें काम कर रही हूँ। मेरा सुल्तान बहुत हिट हुआ था, इश्क ममनू, फातिमा गुल, कूज़े गुने, और बहुत सारे ड्रामे। मतलब मैं पिछले 10 साल से डबिंग करती हुई आ रही हूँ, तो बहुत ड्रामे किए हैं। तो कुछ नकल भी उतार सकती हैं? नकल नहीं उतार सकती, हाँ मैं कैरेक्टर में आके ज़रा कर सकती हूँ डबिंग के, क्योंकि नॉर्मली हम जब डब कर रहे होते हैं तो इस आवाज़ में नहीं बोल रही होती हूँ मैं, बिल्कुल कैरेक्टर में जाके वो अलग। कभी कोई विलन का कैरेक्टर कर रही होती हूँ, तो कभी कोई स्वीट सी लड़की की आवाज़ निकाल रही होती हूँ। कभी जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक कार्टून किया जो कि अभी ऑन एयर नहीं है, लेकिन उसमें वो टाइगर का कैरेक्टर मैंने किया है, छोटा सा टाइगर का बच्चा है, उसकी कैरेक्टर मैंने की है। तो वो मैंने लड़के की आवाज़ निकाल के बोला है, थोड़ा सा भारी आवाज़ करके। बोलें, दिखाएं, सुनाएं। जैसे कि क्या कोई डायलॉग क्या बोलूं? मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके शो में आया हूँ। इस तरह, मतलब ये तो अभी खैर वो कैरेक्टर नहीं है, तो वो जो होता है हम ये बहुत टैलेंटेड यंग स्टार है, इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने वाली है। टैलेंट जो होता है वो किसी सोर्स और सिफारिश का मोहताज नहीं होता। टैलेंट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करता है। और जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने बहुत सारे टर्किश ड्रामों में डबिंग भी की है, यानी कि वो जो उर्दू ट्रांसलेट होती है, जो हम सुनते हैं आवाज़ें, वो बेसिकली उनके पीछे हम ये जो यूथ है इनका अमल दखल है, और सिंगिंग इनका शौक़ भी है, जुनून भी है। तो यकीनन इनसे कोई गाना सुनते हैं। और मेरे ख़्याल से वक्त हो रहा है ब्रेक का, तो हम ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापसी पे फिर हम इनसे फरमाइश करेंगे। और हाँ, जाने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि आप की कोई फरमाइश हो या आप इनसे कुछ सुनना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारी लाइफ लाइनें मौजूद हैं। फेसबुक पे भी आप कोई क्वेश्चन हो तो वो रेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि निम्रा आपको जवाब दे सके और आप इससे बात कर सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। समझ लेना
बहुत अच्छे जनाब। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत और जुशान, Thank you so अच्छी much. कॉम्बिनेशन है आपकी। थैंक यू सो मच। और अब म्यूज़िक तो आपने कर लिया, गिटार भी बजा लिया आपने, सिंगिंग भी कर ली, और आलमगीर एक लीजेंड है हमारे पाकिस्तान के। और मेरी उम्र बहुत छोटी थी जिस वक्त वो सुपरस्टार थे पाकिस्तान के, और बड़ा शौक़ था हमें उनके कॉन्सर्ट में, उनके शो में जाने का, क्योंकि यंग लाइफ थी हमारी। बिल्कुल। लेकिन अभी वो पाकिस्तान से बाहर हैं, आते रहते हैं बेचारे, और तबीयत भी ठीक नहीं है उनकी। उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा आलमगीर के लिए। आलमगीर लेजेंड है जनाब पाकिस्तान का, और बहुत कुछ उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया और अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा निब्रा, ये बताएं, सिंगिंग जब आप करती हैं तो गले का तो बहुत ख्याल रखते होंगे, तो ये जो चीज़ें हैं लेमन, इमली, चटनी, आलू बुखारा, या इस किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं आप या नहीं करते? मैं तो बहुत करती हूँ। हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं कभी भी मैंने परहेज़ नहीं किया। अच्छा। इवन मुझे याद है कि मेरा एक कंपटीशन था और फाइनल था, मतलब फाइनल राउंड था, टॉप 20 में थी मैं, और उसमें मतलब आर या पार वाला सीन था, और परफॉर्मेंस से आधा घंटा पहले मैं गोलगप्पे खा के गई थी खाने। तो मैं बहुत मतलब चटोरी हूँ, चटपटा वाला, मुझे बहुत मज़ेदार अच्छा, लगता है। खाना क्या क्या बनाना आता है? मुझे निहारी और पाए के अलावा सब बनाना आता है। निहारी और पाए के अलावा सबसे आसान खाने हैं। के अलावा सब आता है। निहारी सबसे- कभी ट्राई नहीं अच्छा, की। अगर सिंगर नहीं होती तो क्या होती? शेफ होती 100%। सॉरी आपके सामने कह रही हूँ, लेकिन मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है। मेरी अम्मी जो है गुलाब जामुन बनाई है कभी? गुलाब जामुन बनाई? गुलाब जामुन नहीं बनाया। क्यों? मीठे में मैं ट्राइफल, कस्टर्ड, गाजर का हलवा, खीर, चले ये बना लेती हूँ। आप नहीं प्लीज कोई सवाल नहीं पूछिएगा प्लीज, क्योंकि अम्मी होती है ना किचन में जब बनाया है मैंने, इसलिए। अच्छा, यानी कि मेन सोर्स मामा है। हाँ, वो बता रही होती है, मुझे पका मैं रही होती हूँ, तो वो ये होता है। अच्छा चलें जी, विश यू ऑल द बेस्ट के जिस मकसद में या जिस जो ड्रीम है आपके जहन में वो कामयाबी आपको मिले। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं। जैसे आपने सुना निम्रा को नहीं आती, तो इसमें मेरी जीत हो गई। गानों में वो जीत गई, कोई बात नहीं है। लसा खोया, बाकी तमाम चीज़ें हमने सूजी, मैदा, अंडा, घी, थोड़ा सा केवड़ा इसमें शामिल किया, और अब इसको हमने खूब हाथ से मसलना है। अच्छा, आपको याद होगा कि शुरू में मैंने यहाँ इसको सेटल किया था। जब ये थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर तैयार हुआ तो फिर मैं इसको अपने कटिंग बोर्ड पे ले आया। लकड़ी का पटरा बहुत कीमती होता है पाकिस्तानी मिठाइयों में। पाकिस्तानी मिठाइयाँ की एक जुमला है इनकी ज़बान में, यानी कि जो हमारे हलवाई हजरात हैं उनकी ज़बान में वो जुमले बड़े प्यारे होते हैं, और उसके पीछे एक कहानी और रीज़न होता है कि इसकी अब मलाई बना लो। तो मलाई जो है वो लकड़ी के पटरे पे, यानी कि ये जो तरीका है कि मैं इसको अब मलूँ, मल के इसको इतना नरम कर लूँ और इतना मज़ेदार कर लूँ कि ये बिल्कुल लुक लाइक मलाई बन जाए। तो इसको वो लोग कहते हैं कि मलाई करना है, यानी कि इसको मल लो लकड़ी के पटरे पे। इसमें जो एक्सेस घी होगा या अंडे की फ़ैट होगा या कोई और ऐसी चीज़, या खोए में जो नमी है वो ये लकड़ी पीना शुरू कर देगी, तो ये स्ट्रेंथ इसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। दैट्स इज़ द रीज़न कि लकड़ी के पटरे का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मैं इसको रेडी करता हूँ, आपसे मुलाकात करता हूँ लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे डो हमारी परफेक्टली रेडी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ हम इसकी छोटी गुलाब जामुन बना लेंगे। यहाँ हमने ऑयल रख देना है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 99% जो मिठाइयाँ हैं वो घी में बनाई जाती हैं, ठीक है, ये मैं कई दफ़ा क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन हम यहाँ पे इसको ऑयल में बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑयल को हमने
गरम के लिए रख दिया है। और यहाँ ले लेते हैं जनाब इसकी छोटी छोटी, अब 3 चीज़ें इसके अंदर थोड़ी सी ऐसी हैं जो अपना अमल बाद में शुरू करती हैं। एक इसके अंदर बेकिंग पाउडर है, एक इसमें सूजी है और एक इसमें मैदा है और थोड़ा सा अंडा भी इसमें शामिल है। तो ये चीज़ें जो होती हैं जब हीट इनको लगती है तो ये फैलना शुरू होती हैं। तो अगर बहुत बड़ी गुलाब जामुन का साइज़ आपने बना दिया तो वो फ्राई होने के बाद एक एक पाव की एक एक बनेगी। तो बहुत छोटी सी गोली बनाई जाती है और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने हाथों को थोड़ा सा घी लगा के या ऑयल लगा के चिकना कर लें ताकि इसमें बहुत अच्छी सी स्मूथनेस आ जाए। अच्छा निम्रा, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो ऑडिशन के दौरान आपको याद हो कि ये तो मैं फंस गई या ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी, या ऐसी कोई चीज़ जो आपको फ़ील हो कि आप तो ये 2008 की बात है। एक रियलिटी शो में मैं गई थी और उसमें मैं सेलेक्टेड थी, हमारा शो था और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आपने एक इंडियन गाना है मेरे ढोल ना सुन, श्रेया घोषाल का, उस टाइम रिलीज़ हुआ था और वो काफ़ी टेक्निकल और मुश्किल गाना है, सरगम वगैरह उसमें काफ़ी हैं और वो काफ़ी मुश्किल गाना था। उस टाइम पे ना मेरे पास फ़ोन होता था, ना मेरे पास इंटरनेट होता था, सीडी होती थी और डीवीडी प्लेयर होता था, हम उसमें सुन सुन के लिरिक्स लिखते थे। तो अगले दिन मुझे एक चैनल पे वो जाके गाना था और रात में मैं उसकी सीडी खरीद के लेकर आई थी और वो जब मैंने सुना था तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं गा सकूंगी क्योंकि बहुत मुश्किल गाना है वो। क्योंकि सरगम वगैरह लिखना आपको या तो नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, या तो आप इतने परफेक्ट होना चाहिए कि आप जब कोई गाना सुनते तो आपको समझ आ जाए कि क्या सरगम बोले जा रहे हैं। वो मैंने सुन सुन के डीवीडी प्लेयर का भी ये होता था उस टाइम पे कि आपको पूरा रिवाइंड करना पड़ता था गाना एक लाइन सुनने के लिए। तो मैं पूरा रिवाइंड कर रही थी रात भर बैठ के उसको, फिर एक एक सरगम मैंने वो लिखा था और उसके बाद फिर जाके पूरी रात जाग के मैंने वो गाना याद किया था और अगले दिन जाके फिर मुझे वो सुबह परफॉर्म करना था एक मॉर्निंग शो में। ठीक है। तो वो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा वो हाथ उठा लिए थे कि मैं नहीं कर सकती, नहीं होगा मुझसे, क्योंकि रात भर सोई नहीं थी, गला बैठ चुका था और वो टेक्निकल गाना था जो कि मुझे अगले दिन गाना था। बट ये था कि वो हो गया मुझसे फिर कर लिया था। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। ज़बरदस्त। अच्छा ये आपका कोक सीजन 11? बिल्कुल सीजन 11 में साउंड्स ऑफ कोलाची मेरा बैंड है जिसमें मैं वोकलिस्ट हूँ। और कोई ऐसा गाना जो आपको बड़ा पसंद हो? मुझे आज जाने की जिद ना करो बहुत पसंद है, गज़ल है और पाकिस्तानी भी है, तो वो मैं
थोड़ा सा। प्लीज। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरे मान लो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत मजेदार जनाब। तो इसका मतलब है कि आप गजल की तरफ ज्यादा हैं, क्लासिकल की तरफ मेरा शौक ज़्यादातर इस तरफ है। बाकी ये है कि मैं क्योंकि डिफरेंट बैंड्स में गाती हूँ तो डिफरेंट जॉनरास गा रही हूँ। तो जैसे जो कोक में जिनके साथ थी वो वहाँ पर मैं फोक क्लासिकल टाइप के, फोक भी है क्लासिकल भी है। एक मेरा बैंड है जिसमें मैं फुल रॉक गाती हूँ, जिसमें अगर मुझे जिन्होंने मुझे ये गाते हुए सुना हुआ है, अगर मुझे उस बैंड में सुन लेते तो वो कहते हैं अल्लाह माफ़ करे क्या गा रही हो। तो बिल्कुल डिफरेंट वो जॉनरास में ट्राई करती रहती हूँ। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके अंदर बहुत टैलेंट है। यकीन माने कि बास तो ऐसे हैं, कुछ सिंगर उसको ऐसे भी हमने किसी इवेंट में देखा है कि उनके पास ताकत नहीं है, शाम तो फिर भी माशाल्लाह हेल्दी है, वो बेचारे इतने कमज़ोर होते हैं, लेकिन जब वो माइक पे आते हैं तो आवाज़ पता नहीं कहाँ से आती है। बिल्कुल ऐसी है। यकीन नहीं आता कि ये उन्हीं की आवाज़ है। बिल्कुल ऐसी है। ज़ीशान, आप कितने अरसे से साथ हैं निम्रा के? मुझे जो है 1 साल हुआ है इनके बैंड को ज्वाइन किए हुए, साउंड्स ऑफ कराची को। और बेसिक जो वर्क है मेरा वो है बैकग्राउंड स्कोरिंग का, फिल्म्स की और ड्रामास की स्कोर करना, कमर्शियल्स बनाना, एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर सॉन्ग्स वगैरह बनाना। मुझे तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। ये खुद भी बहुत अच्छे वोकलिस्ट हैं, ये बहुत बहुत खूबसूरत गाते हैं। साउंड्स ऑफ कराची के साथ मुझे 1 साल हो गया। अच्छा, आप भी गाते हैं? जी बिल्कुल। हम लोग को 5 साल तो हो गए साथ में परफॉर्म करते हुए डिफरेंट शोज में, और लाइव परफॉर्मेंस भी हम साउंड्स ऑफ कराची को मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया था। वैसे हम लोग 3-4 सालों से जो है साथ ही शोज करते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा जी, यहाँ पे हम अपने वो फैमिली मेम्बर जिनकी फरमाइश थी और जो मीठा स्वीट लवर हैं जिसको कहते हैं, उनके लिए गुलाब जामुन के हमने उसको मला, फिर लकड़ी के पटरे पे लिया, फिर उसकी मलाई करी खूब अच्छी तरीके से। जब वो स्मूथ हो गया तो फिर हाथ को थोड़ा सा घी लगा के हमने इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना के, और बहुत हल्के ऑयल में, याद रखिएगा ऑयल गरम नहीं होना चाहिए, कुनकुने से भी हल्का ऑयल, और उसमें शामिल करके इसको स्लो आंच पे आपने पकाना है। इसका असल जो मेहनत है इसकी ये है पकाने की, बाकी मिक्सिंग इतनी मेहनत नहीं है। असल इसकी ये ट्रिक है कि इसको स्लो आंच पे आपने तेज़ आंच कर ली और फुल स्पीड में जल्दी के चक्कर में, तो ये ऊपर से एकदम ब्लैक काली हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी, क्योंकि इसमें सूजी है, मैदा, अंडे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और ये अब आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन का कलर आपका जैसे बाज़ार में होता है वो कलर आना शुरू हो चुका है, और कम्प्लीटली ये ऑयल के फ्लोटिंग यानी कि ऑयल के ऊपर आ चुकी हैं तैरती हुई, तो ये साइन होता है कि चीज़ अंदर से पक चुकी है। और शीरा हमारा रेडी है, थोड़ा सा गर्म हो, बहुत ज़्यादा उबलता हुआ खोलता हुआ ना हो और बहुत गाढ़ा ना हो, कंटिन्यू उसको नहीं पकाएंगे। और यहाँ पे ये गुलाब जामुन गरम गरम आ जाएगी इस तरीके से शीरे में, और उसके बाद ये जाएगी सर्विंग हमारे मेहमानों के लिए। एक बहुत अच्छा दिन था आज, एक अच्छा शो, एक नए टैलेंट को हमने देखा सुना,
उनसे बातें की, और सबसे अच्छी बात ये कि ये अपने कल्चर के साथ हैं, तो ये बड़ी कीमती बात है। अमूमन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब थोड़ी सी आवाज़ या कोई टैलेंट या कोई ऐसी चीज़ अता कर देता है तो वो फिर अपने कल्चर को भूल जाते हैं और फिर वहाँ से ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है। अच्छा जनाब, यहाँ पे इसको गुलाब जामुन को आपने थोड़ी देर के लिए शीरे में रखना है, याद रखिएगा, और चंद लम्हों के लिए ज़रा सा जोश दें शीरे को, और उसके बाद इस तरीके से ढक के इसको बंद कर दें ताकि वो स्टीम। गुलाब जामुन रेडी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ख़ास तौर पे निम्रा आपका, और ये सुन के हमें बड़ी खुशी हुई कि आप टर्किश ड्रामों में भी डबिंग का किरदार अदा करती हैं। अच्छा जी, मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं इसको दोबारा शीरे में डाल दूँगा ताकि ये बड़ी मज़ेदार, जूसी और नरम हो जाए। दिस इज़ योर वन ऑफ द ट्रेडिशनल स्वीट हमारे एशिया की, और इसकी लुक आप देख सकते हैं। तमाम चीज़ें आपके सामने की हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमने काउंटर के नीचे से उठा के आपको दिखा दी है। अच्छा निम्रा, प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, आप और ज़ीशान, तो देखें कि हमने क्या किया। अजीब सा बहुत लग रहा है क्योंकि हम आपके शोज देखते हुए आ रहे हैं, और आज और आज आपके आपके हाथ साथ का खा रहे हैं। बनाया हुआ कुछ हम बैठे चखेंगे। आराम से बैठे। और बहुत शुक्रिया आप, Thank you so much आप लोग का। Thank you। डॉन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। वक्त है इसके साथ ही आपसे इजाज़त देने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें, और दुआ करें हर वक्त अपने रब से। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।